हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी की एलटी ग्रेड जीआईसी की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड और जीआईसी पेपर के लिए सामान्य अध्ययन का छठा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल करेंगे जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए प्रैक्टिस सेट छठा। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से नेवल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी रेडॉन, ऑप्शन डी नियॉन। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। रेडॉन गैस जो होती है वो वायु में नहीं पाई जाती है। रेडॉन और हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती हैं। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो यूरेनियम अयस्क के क्षय से उत्पन्न होती है, इसलिए यह वायुमंडल में नहीं होती है। हाइड्रोजन हल्की होने के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है, इसलिए ये रेडॉन और हाइड्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती हैं। रेडॉन एक रेडियोधर्मी और उत्कृष्ट गैस है जिसका अर्ध आयुकाल कम होता है, इसलिए यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सागरीय, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी मरुस्थलीय। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सागरीय। सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो सागर का होता है, महासागरों का, क्योंकि यह अपने विशाल आकार, प्राकृतिक तरल और प्राकृतिक लवण, घुली हुई ऑक्सीजन, प्रकाश और तापमान की स्थिरता के कारण लंबे समय तक संतुलन बनाए रखता है। और इसकी स्थिरता का कारण जो होता है महासागरों की विशालता और स्थिरता में महत्वपूर्ण कारक है, जैसे कि लवणीय जल और घुली हुई ऑक्सीजन और प्रकाश की उपलब्धता और स्थिर तापमान। महासागर बड़ी विविधताओं वाले जीवों का आश्रय स्थल है और यह आंतरिक संतुलन बनाए रखने की भी क्षमता रखता है। तो सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो सागर या महासागरों का होता है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1940 में। क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। और इसमें 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया था। जब ब्रिटिश सरकार का जब शासन था तो ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों जो देसी रियासतें थी उनको मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया था। और जबकि अखिल भारतीय जो जनसंघ है वो 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो अखिल भारतीय जनसंघ है वो अलग है और अखिल भारतीय महासंघ जो है वो अलग है। तो जो अखिल भारतीय महासंघ है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? ऑप्शन ए जीबी पंत को, ऑप्शन बी के.एन. कटाजू को, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई को, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी को। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई को। 1937 में जो यूपी में जो आम चुनाव हुए थे उसमें जो वित्त विभाग दिया गया था वो रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। और इसमें 1937 में संयुक्त प्रांत जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश जो पहले था उसको संयुक्त प्रांत बोला जाता था।
तो इसमें गठित सरकार में रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। इसमें कांग्रेस ने चुनाव के बाद अकेले सरकार बनाई थी, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत प्रधानमंत्री बने थे। तो जो वित्त विभाग था वो रफ़ी अहमद किदवई थे और जो प्रधानमंत्री थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। और 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिला था और उसने अपनी सरकार बनाई थी। तो 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने अपनी बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी और गोविंद वल्लभ पंत उसमें प्रधानमंत्री बने थे और रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, लघु एवं बृहत दोनों उद्यमों की विद्यमानता। ऑप्शन बी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। ऑप्शन सी, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की विद्यमानता। तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है वो ऐसी प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। इसमें निजी उद्यमों को बाजार में काम करने की स्वतंत्रता होती है, जबकि सरकार की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कि सामाजिक कल्याण और कुछ उद्योगों का विनियमन। यह पूंजीवाद और समाजवाद का एक संयोजन होता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का प्रभुत्व होता है और इसमें सरकार द्वारा संचालित उद्योगों और सेवाएं शामिल हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। इसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के द्वारा कुछ सेवाएं दी जाती हैं, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा हो गई, शिक्षा हो गई और कई सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं पब्लिक जनता के लिए, तो वो इसमें शामिल होती है। और निजी क्षेत्र में इसमें निजी कंपनियां और व्यक्तियों के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं जो लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, व्यक्ति की। ऑप्शन बी, राज्य की। ऑप्शन सी, व्यक्ति और राज्य दोनों की। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकास का भारतीय मॉडल जो है वो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है, क्योंकि यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है और सार्वजनिक क्षेत्र राज्य के हितों की रक्षा करता है, जबकि निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्तियों के हाथों में होता है और सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। व्यक्ति और राज्य दोनों का हित भारतीय मॉडल में निजी क्षेत्र व्यक्ति के हित के लिए कार्य करता है। जो मॉडल निजी क्षेत्र होता है वो व्यक्ति के हित की और सार्वजनिक क्षेत्र राज्य के हित की दोनों का सह अस्तित्व इसमें होता है। तो यह मॉडल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के विकास में भाग लेने की अनुमति देता है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों की हितों की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए, नर्मदा। ऑप्शन बी, सोन। ऑप्शन सी, चंबल। ऑप्शन डी, ताप्ती। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबल। चंबल नदी जो है वो अपनी गहरी खड्डभूमि के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि चंबल नदी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है, इसकी घाटी में अपरदन के कारण गहरी खाइयाँ बन जाती हैं। जो चंबल नदी है वहाँ की जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी है, तो वहाँ पे अपरदन ज़्यादा होता है और अपरदन की वजह से वहाँ पे गहरी खड्डभूमि, पहले छोटी छोटी नालियाँ सी बनती हैं, फिर वही बड़ी बड़ी खाइयाँ बनती चली जाती हैं और ये बड़ी बड़ी खड्ड भूमि के लिए इसीलिए जानी जाती है। यह नदी यमुना की सहायक नदी है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ियों से होता है। जो चंबल नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो जानापाव पहाड़ियाँ हैं। ये भी याद रखना है कि ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो इसका उद्गम जो है वो जानापाव पहाड़ियों से है।
और इस भूमि नदी के द्वारा अत्यधिक कटाव के कारण यहाँ की भूमि ऊबड़ खाबड़ और गहरी खाइयों से भरी है, जिसे चंबल और बीहड़ भी कहा जाता है। और इसी के जो बीहड़ बोले जाते हैं, इसी को चंबल के बीहड़ बोले जाते हैं, कि जो गहरी गहरी खाइयाँ जो बन जाती हैं उन्हीं को। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कावेरी नदी का उद्गम है सह्याद्री में, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन सी गवालीगढ़ पहाड़ियों में, ऑप्शन डी अमरकंटक में। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम जो होता है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताला कावेरी से हुआ है और यह एक पवित्र नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो जो इसका स्थान है वो ताला कावेरी कर्नाटक, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से हुआ है इसका उद्गम स्थल। और इसकी ऊंचाई जो है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1341 मीटर है। जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसके उद्गम हुआ है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है उसमें कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है कि कानून के लिए सभी बराबर होते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म, किसी भी लिंग जाति धर्म का हो। कानून के लिए सभी बराबर एक समान होते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। और यह मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है कि भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून के समान उसको समान अधिकार ही दिया जाएगा। उसके कानून के जो संरक्षण है, कानून की जो समानता है, उससे वंचित नहीं किया जाएगा। उसके अधिकारों से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसका अर्थ है कि हर कोई कानून की नज़र में बराबर है, चाहे वह उसका सामाजिक स्थिति उसकी कुछ भी हो। और कानून के समान संरक्षण, इसका मतलब है कि सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ कानून द्वारा समान व्यवहार किया जाएगा। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? इसके ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी एच जे लॉस्की, ऑप्शन डी केसी हैवियर। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, केसी हैवियर जो है उनके द्वारा ये कहा गया था। उनका ये कथन है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया है। भारत एक अर्धसंघीय राज्य है, ये केसी हैवियर का कथन है। और उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं मौजूद हैं। केसी हैवियर के कथन के अनुसार ये एक राजनीतिक विचारक थे। जो केसी हैवियर जो थे, उन्होंने भारत के संविधान के स्वरूप को अर्धसंघीय राज्य बताया है। और यह एक राजनीतिक विचारक थे। और इसका कारण था कि यह कथन इस तथ्य पर भी आधारित है कि भारत के संविधान में संघीय शासन की विशेषताएं हैं, जैसे शक्तियों का विभाजन, लेकिन साथ ही इसमें एकात्मकता सरकार की भी विशेषताएं हैं, जिसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली है। तो जो उसकी कथन का कारण था वो ये था कि संघीय शासन की विशेषताएं हैं, जैसे कि शक्तियों का विभाजन भी इसमें किया गया है और एकात्मकता भी इसमें विद्यमान है। तो इस कारण से उन्होंने जो भारत को अर्धसंघात्मक राज्य की संज्ञा दी है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, केसी हैवियर। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट।
मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।